Dear students, today we have to discuss the lesson number 15 polymers of 12th chemistry. Now my dear students, first of all you have to take the printout of this PDF which is uploaded in our website. Okay friends, उसके अंदर आप पहले ये प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो फ्री डाउनलोडिंग है दोस्तों. और फिर इसके अंदर जो रेड कलर बॉटम मार्क है क्वेश्चन के अंदर, दिस इज द आंसर. तो ये पीडीएफ के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कसिंग करेंगे. तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक प्लेस एज फॉलोज. फॉर्मेशन ऑफ क्या पूछा है, CaC2 plus 2H2O gives CaOH twice plus C2H2. फिर नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के मैं लिखता हूँ C2H2 plus H2 gives C2H4 और उसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखता हूँ N moles of C2H2 plus C2H4. Polymerizations gives CH2 dash how much times? N times. दोस्तों और नीचे लिखा है the amount of polyethylene obtained from 64 kg of CaC2. मतलब ये CaC2 का आपको वेट दे दिया 64 किलोग्राम. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो पॉलीमर का ही है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है वो स्टोइकियोमेट्री ऑफ द केमिकल इक्वेशन का दिया है. स्टोइकियोमेट्री मतलब इसके मोल नंबर देख लो तो 1 मोल इज टू 2 मोल या 1 मोल इज टू 1 मोल. इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ CaC2, ये आगे कुछ नहीं मतलब समझने का 1 मोल react with 2 moles of H2O produces 1 mole of CaOH twice plus 1 mole of C2H2. ओके फ्रेंड्स, ये उसका मीनिंग हुआ. अब ये जो CaC2 का 1 मोल है उसका मास गिन लो, मोलिकुलर मास कितना होगा. तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है दोस्तों 40, एक कार्बन का है दोस्तों कितना 12, तो 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, 12 दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों 24 प्लस 40 64 ग्राम. तो ये 64 ग्राम बना. तो इसका 1 मोल का मास कितना होगा, तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 2 26 ग्राम. बराबर. देखो स्टोइकियोमेट्री 1 मोल है, इसका 1 मोल, तो इसका कितना मोल है 1 मोल. तो अगर ये 64 ग्राम होता तो कितना मिलता 26 ग्राम. तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल में ये दिया है 64 kg, तो ये मिलता भी आपको कितना 26 kg. बराबर. क्योंकि मोल रेशियो सेम है तो जो मास यहाँ पे है उसका मोलिकुलर मास 64, तो यहाँ कितना मिला 26, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जो है इट इज बेस्ड ऑन द मोलिकुलर मास. बराबर. तो ये 64 ग्राम हुआ तो 26 ग्राम मिला, तो ये 64 kg होगा तो कितना मिलेगा आपको 26 kg. अब दोस्तों नीचे वाले इक्वेशन में देखो, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है. स्टोइकियोमेट्री 1:1:1, आगे कुछ नहीं मतलब क्या समझने का 1 मोल. 1 मोल ऑफ C2H2 react with 1 मोल ऑफ H2 produce 1 मोल ऑफ C2H4. बराबर. तो आप देख सकते हो इसका मोलिकुलर मास आपके पास है 26 ग्राम, कितना है, और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 28 ग्राम. क्यों, तो दोस्तों यहाँ गिन सकते हो 12 2 24 प्लस 4 28 ग्राम. तो अगर ये 26 kg होता तो ये कितना मिलता दोस्तों 28 kg. समझ में आया. 1:1 तो 26 kg इज इक्वल टू हाउ मच, तो 28 kg. और यहाँ देख सकते हो ये भी C2H4 है और ब्रैकेट में भी C2H4 ही है, तो अगर ये 28 kg होता तो ये भी कितना मिलता आपको 28 kg. मतलब इसमें अंदर आपका आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन 28 kg. इज इट क्लियर फ्रेंड्स. तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ द केमिकल इक्वेशन, उसके ऊपर से पॉलीमराइजेशन का न्यूमेरिकल पूछा है. ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछे आप इस तरह से ही आगे बढ़ने का. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर. Now dear students, we have to discuss the MCQ number 2 and the question is
The catalyst used for olefin polymerization is, options are Ziegler-Natta, Wilkinson, Radon-Nickel and Marif resin. So my dear friends, in olefin we have to use Ziegler-Natta catalyst. Question number 3. Ziegler-Natta catalyst is used in the preparation of, options are low density polymer, high density polymer, Dacron, Teflon and PVC. ये 5 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। Ziegler-Natta catalyst जो यूज होता है वो मेजरली हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाने में यूज होता है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर। नाउ फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दोस्तों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है, ये पॉलीमर जो है उसके लिए मिनिमम 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर्स होने चाहिए, बराबर। और वो 2 मोनोमर्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तब वाटर मॉलिक्यूल्स, आइदर अमोनिया आइदर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं, उसको ही कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया है, हमने बात किया सेकंड, बात किया थर्ड, अब बात कर रहे हैं फोर्थ वन के बारे में, स्टाइरिन। तो स्टाइरिन बनाने के लिए दोस्तों हमको यूज करना पड़ता है ये CH डबल बॉन्ड CH2। उसका अगर N मॉलिक्यूल्स ले लूंगा तो पॉलीमराइजेशन के बाद क्या मिलेगा, CH2 डैश डैश, हाउ मच टाइम्स, N टाइम्स, दिस इज कॉल्ड स्टाइरिन, बराबर, पॉलीस्टाइरिन, बराबर। ओके, ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ऑप्शन बी नाइलॉन 66। तो दोस्तों उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा एडिपिक एसिड। ये हो गया आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का दोस्तों दूसरा नाम है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, और उसका रिएक्शन करने का किसके साथ रहता है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। दोस्तों हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ये CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। हेक्सा का मतलब 6 बार, NH2 मतलब डायमाइन, तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है HMDA। दोनों के NH मोल्स ले लो दोस्तों, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसको रिलीज करेगा, OH, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा H, there will be a liberation of N moles of H2O and we can obtain CO, CH2 4 times, CO, NH, CH2 how much times, 6 times, NH dash, नीचे लिखूंगा N। तो ये जो हो गया CONH ग्रुप, मतलब ये जो नाइलॉन 66 है वो पॉलीएमाइड टाइप ऑफ पॉलीमर्स है, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, बराबर दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, तो नाइलॉन 66 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा लिखा है टेफ्लॉन, सी ऑप्शन में है टेफ्लॉन, तो यहाँ यूज करेंगे CF2 डबल बॉन्ड CF2 N molecules। इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा, आई विल गेट दिस प्रोडक्ट CF2 डैश डैश, हाउ मच टाइम्स, N टाइम्स। इसका शॉर्टकट फॉर्म है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, बराबर। तो इसके अंदर एक ही मोनोमर है दोस्तों, बराबर। और लास्ट में लिखा है रबर। तो रबर किस तरह से बनता है, तो नेचुरल रबर का सल्फर के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन उसमें कोई बाय प्रोडक्ट मिलता नहीं है। मतलब इसके अंदर आपका आंसर फोर्थ क्वेश्चन में आंसर आएगा बी, नाइलॉन 66, बराबर। नाइलॉन 66 इज योर लीनियर पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ लीनियर पॉलीमर, बायो नॉन डिग्रेडेबल। ये वर्ड याद रखने का, कौन सा, लीनियर, थर्मोप्लास्टिक, बायो नॉन डिग्रेडेबल एंड पॉलीएमाइड क्लास ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये लाइन याद रख लो, किसके लिए, नाइलॉन 66 के लिए, बराबर। नाइलॉन 66 क्यों बोला, क्योंकि एडिपिक एसिड के अंदर 6 कार्बन है और हेक्सामिथिलीन डायमाइन में भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए उसको बोला गया नाइलॉन 66। ओके दोस्तों, अब लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रुप पॉलीमर। तो स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीस्टाइरीन एंड प्रोटीन। तो दोस्तों ये जो पॉलीस्टाइरीन है इट इज ए चेन ग्रुप पॉलीमर बोला जाएगा, बराबर। मतलब पहले एक प्रोडक्ट बनेगा, दो मोनोमर कंबाइंड होंगे तो एक चेन बनेगी, फिर उसमें एक तीसरा ऐड होगा, फिर चौथा ऐड होगा, ऐसे चेन आगे बढ़ती रहेगी, इसलिए उसको बोला जाएगा कौन सा, चेन ग्रुप पॉलीमर। अब 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन के अंदर
कौन सा क्वेश्चन आ गया? टेरेलिन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड, तो दोस्तों टेरेलिन कैसे बनेगा? टेरेलिन बनाने के लिए आई हैव टू यूज इसका नाम है दोस्तों टॉरथैलिक एसिड। टॉरथैलिक एसिड का मैं रिएक्शन करूंगा किसके साथ? इथेन 1,2 डायोल के साथ, जिसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। दोनों के NN मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगा, यहां से OH, यहां से OH, यहां से H, यहां से H जाएंगे, क्या मिलेगा? CO, फिर आएगा बेंजीन, फिर आएगा CO, फिर O, CH2, CH2O डैश, हाउ मच टाइम्स? n टाइम्स। तो यहाँ पे C डबल ग्रुप हुआ, मतलब टेरेलिन को हम बोलेंगे पॉलीएस्टर क्लास। कौन से क्लास का? पॉलीएस्टर क्लास का लीनियर पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक टाइप, कंडेंसेशन पॉलीमर। ये सब इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए टेरेलिन के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन किसके साथ होता है? तो टॉरथैलिक एसिड के साथ होता है। और कभी-कभी टॉरथैलिक एसिड एब्सेंट है तो दोस्तों डाइमिथाइल टॉरथैलेट का भी हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द वन अनदर मॉलिक्यूल which is used, one another monomer which is used for a condensation polymer for a preparation of टेरेलिन। बराबर, इसका नाम क्या है दोस्तों? डाइमिथाइल टॉरथैलेट। क्या नाम है? डाइमिथाइल टॉरथैलेट। और ये इथिलीन ग्लाइकॉल, ये दोनों का करो तो भी ये मिलेगा, आइदर टॉरथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल का करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो भी आपको क्या मिलेगा? पॉलीएस्टर क्लास का लीनियर थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ पॉलीमर। बराबर, ओके फ्रेंड्स, याद रहेगा क्या? कौन सा आंसर आएगा 6th वन में? टॉरथैलिक एसिड, डी ऑप्शन आएगा। अब 7th क्वेश्चन है आपका। 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई मेरे को ये बनाने का है CH3 CCH3 CH2 डैश डैश, इसका मोनोमर क्या होगा? तो दोस्तों जहां जहां डैश है वो निकाल दो, तो यहाँ एक बॉन्ड इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मोनोमर बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। बराबर, और अगर इसका IUPAC नेम बनाए तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। क्या हो जाएगा नाम? 2-मिथाइल प्रोपीन। इधर कोई इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 twice CH डबल बॉन्ड CH2। तो 2-मिथाइल प्रोपीन इज द मोनोमर, मतलब आंसर आएगा 7th वन का ए आंसर आएगा। अब 8th क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है। 8th क्वेश्चन में लिखा है क्या? CH2 डैश C, ऊपर CH3, नीचे CH3, फिर CH2 C, CH3 CH3 प्लस। बोला गया क्या? द मोनोमर इन द पॉलीमर, तो सेम मोनोमर यूज होगा। बराबर, CH3 twice CH डबल बॉन्ड CH2। बराबर, तो ये ब्यूटिलीन है दोस्तों, ब्यूटाइल रबर यहाँ से बनाया जाता है। बराबर, तो ये क्वेश्चन हुए कौन से? अप टू 8 क्वेश्चन। बराबर, 7 हुआ, उसके साथ 8 के अंदर भी कौन सा आंसर आएगा आपका? डी ऑप्शन होगा, CH2 डबल बॉन्ड C। यहाँ H नहीं होगा फ्रेंड्स, हाँ H नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर CH3 हाउ मच टाइम्स? 2 टाइम्स। बराबर, तो 8th वन का आंसर होगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Now students, we have to discuss the MCQ number 9 and the question is, acrolein is a hard, horny and high melting material. Which of the following represented its structure? तो आपको 9th क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ये आपका पहला स्ट्रक्चर है दोस्तों, यही एक्रोलीन का स्ट्रक्चर है। बराबर, दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो स्ट्रक्चर किसका है वो समझते हैं दोस्तों। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, नीचे किया है n टाइम्स, तो इसको बोलेंगे हम PMMA, मतलब
पॉली मिथाइल मिथाक्रिलेट। आपको जो सी ऑप्शन दिया है उसमें ये CH3 की जगह पे क्या है दोस्तों, CCH3, यहाँ पे COO C2H5 ऐसा है, इसको n टाइम्स, तो मिथाइल की जगह पे इथाइल आ गया, तो ये हो गया PEMA, नाम होगा पॉली इथाइल मिथाक्रिलेट, बराबर। और इसका जो डी ऑप्शन है वो मैं यहीं पे लिखता हूं, डी ऑप्शन जो दिया गया CH2CHCl डैश डैश, हाउ मच टाइम्स, n टाइम्स। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर है PVC का, PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों 9th वन में आपका आंसर आएगा कौन सा, ए आंसर आएगा। अगर PMA में पूछा होता तो आपका बी आंसर होता, PEA में पूछा होता तो सी आंसर होता, और PVC पूछा होता तो आंसर होता डी, बराबर। तो स्ट्रक्चर के ऊपर से दोस्तों पूछते हैं। नाउ 10th वन क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक नॉनस्टिक कुकवेयर्स। दोस्तों नॉनस्टिक कुकवेयर्स आजकल घरों के अंदर ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑयल डिपॉजिट नहीं होता है, और इट इज ड्यू टू ओनली PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, बराबर, जिसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं दोस्तों। उसकी हेल्प से हम ये बना सकते हैं। आपके घर के अंदर जो फ्राई पैन होते हैं, बराबर, कुकर्स होते हैं, वो किसके होते हैं, PTFE का होता है। तो 10th वन का आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी आंसर आएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब दूसरा ऑप्शन है PVC। तो PVC का क्या है अपने घर के अंदर, तो जो पाइप फिटिंग्स होते हैं वो ज्यादातर PVC के होते हैं, बराबर। पॉलीस्टाइरीन का क्या होता है, तो जो टूथब्रश का हैंडल्स होता है, फ्रिज टीवी के कैबिनेट्स होते हैं, वो पॉलीस्टाइरीन के होते हैं। और पॉलीथीन का क्या होता है, तो दोस्तों कैरी बैग्स होती है। मार्केट में हम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलोग्राम का अगर कोई मटेरियल लेते हैं तो जो बैग मिलता है वो क्या होता है, पॉलीथीन का बैग होता है, बराबर। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो एक ही क्वेश्चन के बाकी के ऑप्शन के आंसर क्या है वो भी हमने डिस्कस किए। अब 11th क्वेश्चन, among cellulose, polyvinyl chloride, nylon and natural rubber, the polymer in which the intermolecular forces of attraction is weakest। तो सबसे वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किसमें है, तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से नेचुरल रबर आंसर आएगा। नेचुरल रबर जो है उसमें इलास्टिसिटी होती नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, बराबर। और स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं उसको फाइबर्स बोलते हैं दोस्तों। जैसे नाइलॉन 6 जो है कि नाइलॉन 6 टेरेलिन, उसको हम बोलेंगे क्या, फाइबर्स, जिसका हाई मॉड्यूलस प्रॉपर्टी रहती है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, उसको फाइबर्स बोलते हैं। और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहती है उसको बोलते हैं नेचुरल रबर, बराबर। ओके, तो 11th वन में आंसर आएगा आपका कौन सा, नेचुरल रबर आएगा। 12th क्वेश्चन देखो, which of the following is a fully fluorinated polymer। तो ऑप्शन दिया है नियोप्रीन, टेफ्लॉन, थिकॉल एंड PVC। तो दोस्तों टेफ्लॉन जो है उसका शॉर्टकट फॉर्म दूसरा क्या है, PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन डैश CF2 डैश CF2 डैश, ये उसका स्ट्रक्चर है, आगे मैंने ड्रॉ किया था, बराबर। तो टेफ्लॉन इज अ फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। नाउ 13th क्वेश्चन, the monomer used in production of Orlon। Orlon का मतलब PAN, पान, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो आपका आंसर होगा कौन सा, डी ऑप्शन जो है Orlon। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी हमारा, 13th क्वेश्चन। तो Orlon कैसे बनेगा, तो Orlon के लिए बनेगा ये CH डबल बॉन्ड CHCN, जिसका दूसरा नाम है विनाइल साइनाइड, उसका पॉलीमराइजेशन होगा तो देन वी कैन गेट व्हाट, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर फ्रेंड्स, और वो कौन सा है, द पॉलीमर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गन इज, तो वो आएगा पान, PAN, बराबर। टेफ्लॉन पूछा होता तो PTFE हो जाता, बराबर। फिर PMMA का फुल फॉर्म क्या है, ये रहा आपके सामने, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट, ये उसका स्ट्रक्चर है। लास्ट में PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बराबर। तो आपको पूछा गया ऑर्गन बनाने में किसका यूज होता है, तो पान पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का यूज होता है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 15, बराबर। तो 15 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया which of the following polymer is prepared from caprolactam।
दोस्तों कैप्रोलैक्टम में से क्या बनता है सबको पता है, नायलॉन 6। क्या बनता है? नायलॉन 6। तो दोस्तों मैं चारों ऑप्शन दिए हैं ना, उसके मोनोमर्स लिख देता हूँ, याद रखने का, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पहला ऑप्शन है नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6,6 में यूज किसका होता है? ऑप्शन ए जो है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन NH2 CH2, हाउ मच टाइम? 6 टाइम्स NH2। ये हुआ आपका ऑप्शन ए के लिए। इससे मिलेगा क्या? नायलॉन 6,6 बराबर। ओके, जो दूसरा ऑप्शन है वो है नायलॉन 610। क्या? नायलॉन 610। तो यहाँ पे यूज होगा COOH CH2, ये 4 की जगह पे 8 कर दो, इसका नाम है सिबासिक एसिड। जैसे ये आपका था एडिपिक एसिड, ये था आपका सिबासिक एसिड, और उसका रिएक्शन में करूंगा किसके साथ? हेक्सामिथिलीन डायमाइन के साथ। तो मुझको मिल जाएगा क्या? नायलॉन 610 मिलेगा। अब ऑप्शन जो सी है, सी ऑप्शन कौन सा है? नायलॉन 6। तो उसके लिए कैप्रोलैक्टम का यूज करना पड़ेगा। तो कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर दोस्तों ये है, 5 बार CH2 लिखने का, फिर CO, फिर NH, और ये हो गया कैप्रोलैक्टम। तो ये यूज होता है किसके अंदर? नायलॉन 6 के अंदर यूज होता है। और लास्ट ऑप्शन जो दिया है वो है नायलॉन 2,6। तो नायलॉन 2,6 का मतलब क्या? तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपने को ये ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन है। और दूसरा यूज करेंगे हम एमिनो कैप्रोइक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर है NH2CH2 5 टाइम्स COOH। ये हो गया आपका एमिनो कैप्रोइक एसिड बराबर। इससे क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा नायलॉन 2,6। तो ये नायलॉन जहां जहां वर्ड आता है, ये 4 टाइप के ही यहाँ पॉलीमर्स है। एक है नायलॉन 6,6, दूसरा है नायलॉन 610, तीसरा है नायलॉन 6, और चौथा है नायलॉन 2,6। याद रखो दोस्तों, उसमें नायलॉन 6,6, नायलॉन 610 एंड नायलॉन 6 वो बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर है, एंड लास्ट वन जो है नायलॉन 2,6 वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और ये सब मोनोमर्स है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी मोनोमर पूछ सकते हैं, तो आपको सही आंसर पसंद करने का है। यहाँ पे पूछा है कैप्रोलैक्टम, तो आपका आंसर आएगा क्या? सी। अगर ऐसा पूछा होता कि भाई एडिपिक एसिड, तो आपका आंसर हो जाता ए। बोला होता सिबासिक एसिड, तो आपका आंसर हो जाता बी। ऐसा पूछा होता ग्लाइसिन, तो आपका आंसर हो जाता डी। बोला होता एमिनो कैप्रोइक एसिड, तो भी आंसर हो जाता डी बराबर। इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं लोग कि भाई विच इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो आंसर डी। विच वन ऑफ बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ए बी एन सी आर बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो किसके ऊपर से है? नायलॉन जहां वर्ड आता है बराबर। और ये जो भी है दे ऑल आर पॉलीएमाइड क्लास के पॉलीमर है। कौन से क्लास के पॉलीमर है? पॉलीएमाइड क्लास के बराबर। तो ये तीन जो है, पहले तीन वो बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर ऑफ पॉलीएमाइड क्लास, और जो लास्ट वन है नायलॉन 2, नायलॉन 6, इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएमाइड क्लास ऑफ पॉलीमर्स। ओके फ्रेंड्स, तो 16 क्वेश्चन हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 16, and the question is, which of the following is a copolymer formed by condensation polymerization? ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला है टेरेलिन। दोस्तों हमने टेरेलिन के लिए यूज किया था टर्फेलिक एसिड, और उसका रिएक्शन किया था हमने इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, दोनों के एन मॉलिक्यूल्स ले लिए थे, याद होगा बराबर। दूसरा ऑप्शन जो दिया है आपको बुना एस, तो बुना एस को बोलेंगे हम SBR। SBR का मतलब स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर बराबर। तो ये हो गया स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन और ये है स्टाइरिन, दोनों का पॉलीमराइजेशन होता है। तीसरा लिखा गया बुना एस, बुना एन, तो बुना एन में यूज करेंगे हम ये विनाइल साइनाइड, उसके एन मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसका रिएक्शन भी किसके साथ होता है दोस्तों?
1,3 ब्यूटाडाइन के साथ होता है। और डी ऑप्शन जो दिया गया आपको, क्या दिया गया, नियोप्रीन, तो उसका जो मोनोमर है उसका नाम है क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन मोनोमर है और उसका पॉलीमराइजेशन जब करेंगे देन वी कैन गेट व्हाट, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा दोनों के बीच में। ये जो लास्ट जो है वो आपका है कौन सा, नियोप्रीन। बराबर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये दोनों में दो दो अलग अलग मोनोमर्स है। बराबर, इसमें एक ही मोनोमर का यूज हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे होमोपोलीमर। बराबर, और ये सबको बोला जाएगा कोपोलीमर, क्योंकि कोपोलीमर में दो अलग अलग मोनोमर यूज होते हैं। लेकिन इसका जब कंडेंसेशन होगा तो यहाँ H2O लिबरेट होगा, ये दोनों में ऐसा कोई बाय प्रोडक्ट मिलता नहीं है। बराबर, सो दिस बोथ आर क्लासिफाइड एज अ सिंथेसिस रबर, बुना S एंड बुना N। बराबर, बुना S को बोलते हैं स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, बुना N को बोलते हैं नाइट्राइल रबर। बराबर, लेकिन ये जो टेरेलिन है वो आपका कौन सा पॉलीमर है दोस्तों, कंडेंसेशन पॉलीमर, इसलिए आपका आंसर आएगा ए। बराबर, समझ में आया। होमोपोलीमर होता तो आपका आंसर आ जाता डी, सिंथेसिस रबर पूछते तो आपके दो आंसर बनते बी एंड सी। तो दोस्तों मोनोमर याद रखना पड़ेगा, मोनोमर के ऊपर से भी आपको एमसीक्यू पूछते हैं। बराबर, अब आएगा 17 नंबर का एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएमाइड। तो दोस्तों पॉलीएमाइड में अभी हमने आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखा था, उसमें सभी स्ट्रक्चर देखे थे। पॉलीएमाइड में कौन सा पार्ट रिपीट होता है, CONH पार्ट, इसलिए आंसर आएगा नायलॉन 66। अगर टेरेलिन होता तो पॉलीएस्टर क्वेश्चन में पूछा होता, ऐसा क्वेश्चन होता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएस्टर, तो आपका आंसर हो जाता टेरेलिन। अगर ऐसा पूछा होता व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज फिनोल फॉर्माल्डिहाइड क्लास, तो आंसर हो जाता बकेलाइट। और टेफ्लॉन के लिए तो आगे ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है, फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, तो आंसर आएगा आपका टेफ्लॉन। बराबर, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है पॉलीएमाइड, तो बी का 17 का आंसर होगा आपका बी। अब 18 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज क्लासिफाइड एज ए पॉलीएस्टर। देखो अभी बात किया 17 के अंदर पॉलीएस्टर क्या होगा, तो नायलॉन 66, टेरेलिन, बकेलाइट एंड मेलेमाइन। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा आपका, टेरेलिन आंसर आएगा 18 क्वेश्चन में, क्योंकि वो पॉलीएस्टर क्लास का पॉलीमर है। बकेलाइट होता तो क्या होता, फिनोल फॉर्माल्डिहाइड, और मेलेमाइन होता तो मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड क्लास का पॉलीमर होता है। और एक बात, बकेलाइट और मेलेमाइन जो है वो आपके क्रॉसलिंक पॉलीमर है, सो बोथ आर क्लासिफाइड एज ए थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ पॉलीमर। थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ पॉलीमर मतलब उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता नहीं है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब आएगा 19 क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज क्लासिफाइड एज ए पॉलीएमाइड पॉलीमर्स। तो अगेन ऑप्शन सेम है, तो आंसर होगा नायलॉन 66 इज क्लासिफाइड एज ए व्हाट, पॉलीएमाइड क्लास ऑफ पॉलीमर। अब लिखा गया बकेलाइट इज ऑब्टेन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद व्हॉम, तो बकेलाइट के अंदर दो मोनोमर यूज होते हैं, फिनोल एंड फॉर्माल्डिहाइड, तो आपका आंसर आएगा कौन सा, HCHO। नाउ 21 क्वेश्चन, इन बकेलाइट द रिंग आर जॉइंट टू ईच अदर थ्रू, मतलब नोवोलेट जो होते हैं बकेलाइट में सबसे पहले फिनोल और फॉर्माल्डिहाइड मिलके बनाते हैं नोवोलेट। और याद रखो दोस्तों, नोवोलेट लीनियर पॉलीमर है, और नोवोलेट जब आगे फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगी। तो दोस्तों नोवोलेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, OH CH2, फिर आएगा क्या ऊपर OH, यहाँ पे CH2, फिर आएगा क्या दोस्तों ऊपर OH, यहाँ पे रहेगा CH2 और यहाँ रहेगा CH2। ये आपका नोवोलेट है। जब इसका आगे पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ CH2 ज्वाइंट होगा, पूरी जो रिंग है वो उल्टी करके लिखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा OH CH2, फिर यहाँ हो जाएगा OH, फिर यहाँ हो जाएगा CH2, CH2 डैश डैश, यहाँ पे भी CH2 करके डैश कर देते हैं। और हर एक के बीच में ज्वाइनिंग किसका होता है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं CH2 पार्ट का होता है। ये हो गया दोस्तों आपका बकेलाइट। तो बकेलाइट कौन से क्लास का पॉलीमर है, फिनोल फॉर्माल्डिहाइड का। इट इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर
थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ पॉलीमर, लेकिन उसके अंदर जो शुरुआत में बनता है नोवल है वो आपका लीनियर पॉलीमर है, याद रखने का। बराबर। 21 नंबर का क्वेश्चन 22 नेचुरल रबर। तो दोस्तों नेचुरल रबर के अंदर क्वेश्चन नेचुरल रबर इज, तो नेचुरल रबर का मोनोमर जो है वो कौन सा है? तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं दोस्तों आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। अब जब एक दूसरे के साथ ये आइसोप्रीन ज्वाइंट होता है तो इस तरह से ज्वाइनिंग बनता है फ्रेंड्स। ये डबल बॉन्ड ये दोनों के बीच में माइग्रेट हो जाएगा, बराबर। वापिस ये जो है CH2H, फिर डबल बॉन्ड H CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, तो ये यहाँ से ज्वाइंट होगा, बराबर। नेचुरल रबर में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है दोस्तों। अगेन ये CH2C डबल बॉन्ड C CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, तो ये पार्ट यहाँ से ज्वाइंट होगा। तो नेचुरल रबर जो पॉलीमर बनाता है वो होता है cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसलिए आपका आंसर आएगा ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन। 22 का आंसर कौन सा होगा? ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन। और ये जो है आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ओके फ्रेंड्स, तो 22 तक क्वेश्चन हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 23. Which one of the following statement is not true? दोस्तों ये वर्डिंग वाले क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, बुना S is a copolymer of butadiene and styrene। दोस्तों कोपोलीमर में एटलीस्ट दो अलग अलग मोनोमर चाहिए और ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन दो अलग अलग मोनोमर है, मतलब बुना S के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बराबर। दूसरा ऑप्शन नेचुरल रबर इज ए 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये भी सही है क्योंकि नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो आइसोप्रीन मोनोमर है और व्हेन वो पॉलीमर बनाता है तो इट इज ए cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इन वल्केनाइज्ड रबर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन डिफरेंट चेन मेक्स रबर हार्ड एंड स्ट्रांग। तो बिल्कुल सही बात है, C2 और C3 कार्बन के बीच में ये C2 के साथ सल्फर ज्वाइंट होता है, C3 के साथ ज्वाइंट होता है, सो वो स्ट्रांग हो जाता है। कौन सा रबर? वल्केनाइज्ड रबर, बराबर। एंड डी ऑप्शन लिखा है नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एवरी डबल बॉन्ड। वो गलत बात है दोस्तों, वो सिस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मतलब डी ऑप्शन इज योर रॉन्ग ऑप्शन, बराबर दोस्तों। अब आएगा 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कैप्रोलैक्टम इज ए मोनोमर ऑफ नायलॉन 6, वो सही बात है। नायलॉन 6 जब बनता है जब कैप्रोलैक्टम मोनोमर होता है। टेरेलिन इज ए पॉलीएस्टर पॉलीमर, ये भी सही है, टेरेलिन पॉलीएस्टर क्लास का ही पॉलीमर है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज नोन एज अ बेकेलाइट, ये भी सही स्टेटमेंट है। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज ब्यूटाडाइन, ये गलत है। नेचुरल रबर में होता है दोस्तों आइसोप्रीन मोनोमर, राइट। तो अगेन 24 का आंसर आएगा डी, बराबर। अब आएगा 25 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड नियोप्रीन पॉलीमर। तो दोस्तों आप देखो पहला ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन ए 25 का कौन सा है? CH2 नीचे C6H5 और यहाँ लिखा है N टाइम्स, तो ये हो गया दोस्तों आपका पॉलीस्टाइरीन। क्या हो गया? पॉलीस्टाइरीन। ये ए ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है वो CH2CCl डबल बॉन्ड CH2 डैश, हाउ मच टाइम्स? N टाइम्स। फिर ऑप्शन सी CH2CHCl डैश, हाउ मच टाइम्स? N टाइम्स। और ऑप्शन डी ऐसा है CH2CHCl डैश N टाइम्स। तो दोस्तों ये जो आपका पॉलीस्टाइरीन का है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है वो नियोप्रीन का है, ऑप्शन सी जो है वो पान पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसको ऑर्लोन बोलते हैं, और ऑप्शन डी जो है वो है आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का है। तो नियोप्रीन पूछा है इसलिए आपका आंसर बी आएगा। अगर पॉलीस्टाइरीन पूछा होता तो ए आंसर आता।
अगर ऑर्गन पूछा होता तो सी आता और पीवीसी पूछा होता तो डी आंसर होता। इज इट क्लियर? ओके, अब आएगा 26 नंबर का क्वेश्चन। बुना एन इज अ सिंथेटिक रबर इज ए कोपोलिमर ऑफ। तो बुना एन को हम नाइट्राइल रबर बोलते हैं और वो बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस विनाइल साइनाइड। ये दो मोनोमर यूज करके हम क्या बनाते हैं? बुना एन बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो बी में पहले ये लिखा है फिर ये लिखा है, तो ये बनेगा बुना एन। क्या बनेगा? बुना एन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब 27 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन, व्हिच वन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो दोस्तों 27 में जो ऑप्शन दिया है, सबसे पहले लिखा है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन का जो स्ट्रक्चर है CH2 सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 डैश n टाइम्स। तो दोस्तों इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा दिया है, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है आपका? रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ एक CH2 ज्यादा दिया है, बराबर। टेरेन का जो स्ट्रक्चर दिया है वो बिल्कुल सही है, बराबर। नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर भी सही है और टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर भी सही है। गलत स्ट्रक्चर किसका है? नियोप्रीन का, मतलब आपका आंसर आएगा ए, बराबर। स्ट्रक्चर ऑलरेडी दोस्तों पीडीएफ में है और वो आपने डाउनलोड किया होगा, बराबर। तो इसके अंदर से भी आप देख सकते हो, आंसर आएगा ए। अब आएगा 28 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपोलिमर। कोपोलिमर में दोस्तों दो मोनोमर अलग अलग होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बुना एस। बुना एस को दूसरे वर्ड में बोलते हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो एक मोनोमर होता है स्टायरीन, दूसरा होता है ब्यूटाडाइन, मतलब वो कोपोलिमर है। टेफ्लॉन वो होमोपोलिमर है, क्योंकि उसमें जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो सब होते हैं टेट्राफ्लोरोइथिलीन के होते हैं। पीवीसी में जितने भी होते हैं वो विनाइल क्लोराइड के होते हैं मोनोमर्स। और लास्ट वन लिखा है क्या? पॉलीप्रोपिलीन, उसमें सभी मोनोमर्स प्रोपिलीन के होते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका आंसर आएगा बुना एस इज योर कोपोलिमर, और बाकी जो तीनों पॉलीमर्स है वो होमोपोलिमर है, बराबर दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन आएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बेबी फीडिंग बॉटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। तो पॉलीस्टायरीन से बनता है, इसलिए 29 का आंसर आएगा सी। और 30 क्वेश्चन लिखा है दोस्तों व्हिच पॉलीमर अकर नेचुरली? स्टार्च एंड नायलॉन, उसमें स्टार्च नेचुरल है, नायलॉन मैन मेड है। स्टार्च एंड सेल्यूलोज दोनों नेचुरल है। प्रोटीन्स एंड नायलॉन, उसमें प्रोटीन नेचुरल है, नायलॉन मैन मेड है। प्रोटीन्स एंड पीवीसी, उसमें प्रोटीन नेचुरल है, पीवीसी मैन मेड है। तो यहाँ पे आपका आएगा बी ऑप्शन। दोनों कैसे बनते हैं दोस्तों? नेचुरली। तो 30 क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा बी। अब 31 नंबर का क्वेश्चन which one of the following is a biodegradable polymer? सेल्यूलोज, पॉलीथीन, पीवीसी एंड नायलॉन 6। तो सेल्यूलोज जो होता है, जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है दोस्तों, बराबर। तो 31 तक क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 32, राइट? मोनोमर्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो दोस्तों नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो ये है, इट इज योर बायोडिग्रेडेबल टाइप ऑफ पॉलीएमाइड क्लास ऑफ पॉलीमर, और उसमें दो मोनोमर यूज होते हैं, एमिनोकैप्रोइक एसिड एंड ग्लाइसिन। तो यहाँ आपका आंसर आएगा सी, ग्लाइसिन एंड एमिनोकैप्रोइक एसिड। ऑलरेडी आगे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए थे। यस, क्वेश्चन नंबर 15 जो था उसमें मैंने हर एक के स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए थे। वहां से आप देख सकते हो कि नायलॉन 2 नायलॉन 6 कैसे बना था। एमिनोकैप्रोइक एसिड एंड ग्लाइसिन, ये दोनों का जब कंडेंसेशन होगा तभी आपको क्या मिलेगा? बायोडिग्रेडेबल टाइप ऑफ नायलॉन 2 नायलॉन 6 विच इज ए पॉलीएमाइड क्लास पॉलीमर। ओके दोस्तों, अब आएगा 33 नंबर का क्वेश्चन। ग्लिप्टाल पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ। तो ये जो ग्लिप्टाल है, ग्लिप्टाल के अंदर अपने को यूज करना पड़ेगा ये COOH NCOOH, इसका नाम होगा थैलिक एसिड, और उसका रिएक्शन होगा किसके साथ? OH CH2
CH2OH के साथ जिसका नाम होगा इथेन 1,2 डायोल। ये दोनों का जब रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर है, तभी आपको क्या मिलेगा, ग्लिप्टाल मिलेगा दोस्तों। यहाँ से OH जाएगा H के साथ तो ज्वाइंट होगा COO CH2 CH2O, इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा ग्लिप्टाल का, बराबर। अब आएगा 34 नंबर का MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन पेंट। तो ग्लिप्टाल का ही यूज पेंट के अंदर यूज होता है। तो 34 क्वेश्चन हुआ। अब आएगा 35 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नायलॉन 66 वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। PHPV जिसका फुल फॉर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नायलॉन 6 भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। और क्लोरोप्रीन ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें PHPV आपका आंसर होगा। ये PHPV का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। वो बनेगा कैसे, तो वो बनेगा इस तरह से। ये दो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये जो है पहला वाला उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड दोस्तों। ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन यहाँ पे OH है और 4 कार्बन मतलब ब्यूटारिक एसिड। और सेम दूसरा यूज होगा बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरिक एसिड, ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरिक एसिड। ये दोनों के बीच में जब कंडेंसेशन होगा, यहाँ से OH यहाँ से H बराबर, यहाँ से H यहाँ से क्या जाएगा OH माइनस हो जाएगा H2O और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये O CH CH3 CH2 CO O CH CH2 CO डैश और नीचे हो जाएगा CH2 CH3। हाउ मच टाइम्स, n टाइम्स। तो दोस्तों ये PVC का स्ट्रक्चर है, याद रखो। यहाँ COO पार्ट आया मतलब वो पॉलीएस्टर क्लास का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और ये PHPV का यूज कैप्सूल्स में होता है दोस्तों, बराबर। कैप्सूल्स हम लोग कभी जब इलनेस से सफर करते हैं तो डॉक्टर कैप्सूल्स लिख के देते हैं और वो कैप्सूल हमारी बॉडी में ही डाइजेस्ट हो जाती है, बराबर। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। और याद रखने का, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड जो है इट इज यूजफुल फॉर स्टिफनेस के लिए है। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड है वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका यूज किसके लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो पर्टिकुलर MCQ भी पूछते हैं कि भाई PHPV के कौन कौन से दो मोनोमर है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। उसमें ब्यूटरिक एसिड किसके लिए नोन है, तो नोन फॉर स्टिफनेस, और वैलेरिक एसिड इज नोन फॉर देयर फ्लेक्सिबिलिटी। ये कंडेंसेशन कोपॉलीमर है, याद रखने का दोस्तों। कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग मोनोमर। और कंडेंसेशन वर्ड तभी यूज होगा जब वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे, बराबर। और वो थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ पॉलीमर है। दूसरी बात, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर क्लास का पॉलीमर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और कैप्सूल में उसका यूज होता है, बराबर। तो याद रखने का PHPV के बारे में। अब है 36 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। मतलब आपको जो ऑप्शन दिए उसमें चेक करने का है कि कौन थर्मोप्लास्टिक है। तीनों थर्मोप्लास्टिक है। तो पहला ऑप्शन है पॉलीथीन, वो थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, बराबर। और उसका तीसरा ऑप्शन है नायलॉन 6। अब बी ऑप्शन में ग्लिप्टाल, मेलमेक एंड पान, उसमें ग्लिप्टाल और मेलमेक मतलब मेलेमाइन, ये दोनों थर्मो सेटिंग टाइप ऑफ पॉलीमर है। और पान जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। फिर आया PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, PMMA आगे बात किया था, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट जिसका नाम है, और पॉलीस्टाइरीन, ये तीनों थर्मोप्लास्टिक टाइप है। और लास्ट ऑप्शन देखो, पॉलीप्रोपिलीन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड टेफ्लॉन, उसमें जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है वो आपका थर्मो सेटिंग टाइप ऑफ पॉलीमर है। तो 36 क्वेश्चन में पूछा है कि थर्मोप्लास्टिक कौन है, तो आपका आंसर आएगा C। अब है 37 नंबर का क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली कोपोलिमर्स। कोपोलिमर का मतलब अभी मैंने बताया जिसमें दो अलग अलग मोनोमर हो। तो एसपीआर स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर बराबर, उसमें होता है एक स्टायरीन, दूसरा होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। ग्लिप्टाल तो थैलिक एसिड और इथेन 1,2-डायोल इसका यूज किया था। और नायलॉन 6,6 में हमने यूज किसका किया था दोस्तों? तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन। मतलब यहाँ सीधा आपका आंसर आ जाता है ए बराबर। दूसरा में देखो बी में नायलॉन 6 जिसमें सिर्फ कैप्रोलेक्टम ही यूज होता है, एक ही मोनोमर है बराबर। ऐसे पॉलीथीन में भी आप देखो इथीन होता है बराबर। और टेफ्लॉन जो लास्ट ऑप्शन है डी में टेफ्लॉन लिखा है उसमें टेट्राफ्लोरोइथीन, उसमें भी एक ही मोनोमर होता है। सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें तीन अलग, जो तीन ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर तीनों के अंदर दो दो मोनोमर्स का यूज होता है। सो एसपीआर, ग्लिप्टाल एंड नायलॉन 6,6 आर द सेट ऑफ कोपोलिमर्स बराबर। और दोस्तों 38 नंबर का एमसीक्यू मैच द कॉलम, 38, 39 और 40 मैच द कॉलम करके भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो कॉलम 1 में जो है वो पीएचबीवी है पहला, दूसरा है पॉलिएस्टर, तीसरा लिखा है नायलॉन नेचुरल रबर और चौथा है एचडीपीई हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और कॉलम 2 में लिखा है इलास्टोमर्स है प्रिपेयर्ड बाय कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन, सिंथेटिक फाइबर्स और बायोडिग्रेडेबल। तो दोस्तों पीएचबीवी आपके सामने है, वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ए के साथ आपका मैच होगा एस। तो चलो चारों ऑप्शन में देखो किसमें ए के साथ एस है, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें ए के साथ एस है। लेकिन बाकी के लिए भी हम चेक करेंगे कि जो पॉलीएस्टर्स है वो पॉलीएस्टर क्या है, विच इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलीएस्टर वो सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल रबर क्या है, तो नेचुरल रबर आपका इलास्टोमर्स है बराबर, क्योंकि उसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। और एचडीपीई है वो प्रिपेयर्ड बाय कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन बराबर। तो 38 के अंदर आपका आंसर आएगा बी। अब आएगा 39 नंबर का एमसीक्यू जिसमें भी कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखा है। कॉलम 1 में ऑप्शन ए लिखा है नायलॉन 6, फिर बी है बुना एस, सी है मेलमेक और डी है टेफ्लॉन। तो नायलॉन 6 जो है वो किस तरह का है दोस्तों? तो ऑप्शन दिए है एडिशनल कोपोलिमर, एडिशन होमोपोलिमर, फिर कंडेंसेशन होमोपोलिमर एंड कंडेंसेशन कोपोलिमर। तो दोस्तों कंडेंसेशन का मतलब ये होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और नायलॉन 6 बनता है तब वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है बराबर। और होमोपोलिमर का मतलब ये होता है जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर हो, मतलब नायलॉन 6 जो है उसके लिए मैच होगा कंडेंसेशन होमोपोलिमर। अब बुना एस, तो बुना एस को बोलते हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, उसमें एक मोनोमर स्टायरीन का है, दूसरा एक इसका 1,3-ब्यूटाडाइन का है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होता है, कोई बाय प्रोडक्ट मिलता नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे एडिशनल कोपोलिमर। कोपोलिमर का मतलब दो अलग अलग मोनोमर, और दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, इसलिए उसको बोला जाएगा एडिशनल कोपोलिमर। फिर मेलमेक जो है उसमें एक होता है मेलेमाइन, दूसरा होता है फॉर्माल्डिहाइड, और जब दोनों का रिएक्शन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है, इसलिए कंडेंसेशन कोपोलिमर में सेट होगा, इसलिए उसके साथ एस मैच होगा। और टेफ्लॉन जो है वो एडिशन होमोपोलिमर है, मतलब इसमें आपका आंसर आएगा सी बराबर। तो इसके लिए क्या ऑप्शन सेट होता है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, वो हिसाब से हमने डिस्कस करके आंसर डिसाइड किया कि इसके लिए ये मैच होगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपके दिमाग में ऐसा होता है कि इसके लिए ये भी होता है, ये भी होता है, तो बाकी के जो दो ऑप्शन है उसके ऊपर से भी आप जजमेंट ले सकते हो फ्रेंड्स। और 40 नंबर का क्वेश्चन है कॉलम 1 कॉलम 2 बुना एन नायलॉन 6,6 डेक्रॉन, जिसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं टेरेलिन, और ग्लिप्टाल प्लास्टिक। और साथ में सामने जो मैच किया है वो मोनोमर्स है, कौन कौन से मोनोमर यूज होता है। तो बुना एन में क्या होता है दोस्तों? तो बुना एन जो है वो आपको पता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रेलोनाइट्राइल आइदर विनाइल साइनाइड से मिलता है, मतलब बुना एन के लिए आपका एस ऑप्शन मैच होगा।
नायलॉन 6,6 कैसे बनता है? तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन, मतलब इसके लिए आपका आर ऑप्शन मैच होगा। डेक्रोन टेरेलिन कैसे बनता है? तो टॉरथेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल से क्या बनता है दोस्तों? डेक्रोन टेरेलिन बनता है। और गिब्टल प्लास्टिक बनता है थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल से बनता है। बराबर। तो दोस्तों ये 40 एमसीक्यू का सीरीज यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। मैंने मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सभी टॉपिक समझाने का ट्राई किया है, और बहुत सारे जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर्स है वो मैंने आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन किए हैं। बराबर। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखने का ट्राई करने का। दोस्तों मेरी ये वेबसाइट और यूट्यूब चैनल अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। बराबर। थैंक यू वेरी मच।